नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कृष्ण खटवानी द्वारा लिखित उपन्यास स्मृति एक प्रेम की का दूसरा भाग। तुम? नंदनी की आवाज में आश्चर्य था। मैंने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। हम कुछ देर के लिए एक दूसरे के सामने खड़े थे, दो अजनबी, एक दूसरे से हजारों मील दूर और एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक। वह कुछ खोई सी, कुछ सहमी सी थी। उसने अपने आप को संभाला और धीरे से अपने दोनों हाथ खींच लिए। चलो अंदर चलो। कब आए? 15 साल के बाद, मैंने हंसकर कहा। तुम कितने बदल गए हो। पहले तो मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं। बाहर से बदला हूँ, अंदर से वही। वह मेरी ओर देख रही थी, मैंने उसकी ओर देखा। वह बहुत नहीं बदली थी। हम दोनों उम्र में लगभग एक जितने ही थे। वह मुझसे कुछ ही महीने छोटी थी, पर देखने में 5-6 साल छोटी लग रही थी। हम दोनों हंसे। उस एक हंसी के साथ हम जैसे समूचे अतीत को एक बार फिर जी गए थे। कुछ देर हम एक दूसरे को देखते रहे थे, जैसे किसी तिलिस्म का असर हो। शायद उस तिलिस्म को तोड़ने के लिए ही नंदिनी ने कहा, तुमने चाय पी है? नहीं, मैं तुम्हारे हाथ की बनी कॉफी पीऊंगा। निस्संदेह नंदिनी ने मेरे उस वाक्य में प्रकट अर्थ को नहीं, अपितु उसमें निहित समूचे अतीत को जान लिया था। उसने ही मुझ में कॉफ़ी में चाव पैदा किया था। कई बार वह मेरे लिए लड़कियों के हॉस्टल से कॉफ़ी बनाकर लाई थी। उसके हाथों की बनी कॉफ़ी के टेस्ट का मैं इतना अभ्यस्त हो गया था कि और कोई कॉफ़ी मज़ा ही नहीं देती थी। पर उसके घर में रहते हुए मैं जब कभी उसके हाथों की बनी कॉफ़ी की तलब करता था तो उसके चेहरे पर अप्रसन्नता का भाव स्पष्ट हो उठता था। फिर भी वह दिन में एक बार अवश्य ही मेरे लिए कॉफ़ी बनाती थी। हम आमने सामने खड़े हुए एक दूसरे को देखते रहे। दो व्यक्ति एक दूसरे में क्या ढूंढते हैं? ये लोग दुनिया के अलग अलग व्यक्तियों में एक जैसा कुछ नहीं पाते, उनमें एक जैसा कुछ नहीं ढूंढते। दिल की दूरबीन के आगे हर इंसान निराला है। जिंदगी में कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जिन्हें हम केवल देखते ही नहीं हैं, बल्कि महसूस भी करते हैं, जिनका व्यक्तित्व एक प्रिय गीत की तरह हृदय को छू जाता है। मैं नंदिनी में कुछ ढूंढ रहा था। उसने यह महसूस किया। 2 दिन पहले जब उसका पता मिला था, तब मेरे मन ने कई मंसूबे बांधने शुरू कर दिए थे। जिंदगी की इस राह पर हर किसी से हर वक्त नहीं मिला जा सकता। नंदिनी के सामने तो मैं अचानक ही हल्की हवा की तरह आ पहुंचा था। उसने तो मुझे पहचाना तक नहीं था। वह उस समय किस मनस्थिति में थी, यह शायद वह स्वयं ही नहीं जानती थी, परंतु मुझे लगा मुझसे 2-1 पल दूर रहकर उसने अपने को संभालना चाहा था। उसने अपने को उस दृश्य के लिए तैयार करना चाहा था जो मेरे अचानक ही मंच में प्रवेश करने से परिवर्तित हुआ था। वह कपड़े बदलने का बहाना बनाकर बेडरूम में चली गई। वह तब भी मेरे सामने खड़ी थी। 15 साल पहले की नहीं, बल्कि 19 साल पहले की नंदिनी, आज की दीपा से भी छोटी, उससे भी कहीं ज़्यादा शर्मीली नंदिनी। एक सुहानी सुबह को जैसे ही मैं कॉलेज की क्लास से बाहर निकला था, तो एक लड़की मेरा रास्ता रोक के खड़ी हुई थी। फिर उसने हाथ ऊपर उठाकर मुझे नमस्कार किया था और अपनी आँखों को मेरी आँखों में गड़ा दिया था। उसकी आँखों की गहराई की गूंज को मेरी आँखों ने तुरंत पकड़ लिया था। मैंने उस लड़की की ओर आश्चर्य से देखा था। मैं उसे जानता था, मुझे उसके नाम का भी पता था, परंतु वह उस वक्त बिल्कुल अजनबी सी लग रही थी। और सच तो यह है कि अगर हम अपने मन से पूछें कि हम इस दुनिया में कितने लोगों को सचमुच जानते हैं, तो शायद इन्हें गिने नाम ही याद आएंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर
हमें कई लोग मिलते हैं, कुछ तो जिंदगी की राह में अच्छा खासा समय हमारे साथ होते हैं, परंतु उनमें से कितने कम लोगों को हम सही सही पहचानते हैं। पति पत्नी जिंदगी का पौना हिस्सा एक साथ रहते हुए भी प्रायः एक दूसरे के लिए बंद किताब की तरह रहते हैं। हाँ, कभी कभी कोई भटकती हुई आत्मा बिजली की तरह कौंध कर सब कुछ दर्शाकर गायब हो जाती है, लेकिन उस एक क्षण का संक्षिप्त दर्शन कई मौसमों तक हमारा साथ देता रहता है। मुझे आज भी नंदनी से हुई पहली मुलाकात याद है। कुछ लोगों की आंखों में बहुत कुछ देखा जा सकता है, उनमें कुछ समझा जा सकता है, उनसे कभी कभी अधूरे गीत की तरह कुछ आभास मात्र मिलता है। नंदनी ने कहा था, मैं कल अंग्रेजी के पीरियड में नहीं थी, तुमने शेक्सपियर के नोट लिए होंगे, मुझे नोट्स लेने के लिए अपना नोटबुक दोगे? हाँ, मैंने नोट्स लिए थे, मैं कल ले आऊँगा। वह फिर भी सामने खड़ी थी, मैं भी खड़ा था। कहने के लिए कुछ और न था, परंतु यूं ही चले जाना भी हमें बुरा लग रहा था। नया पीरियड शुरू होने की घंटी ने हमारी लाज रख ली थी। मुझे लगा हवा का एक झोंका आया और वह उलझी हुई दो डालों को अलग अलग कर चला गया था। लेकिन आज इतने सालों के बाद मैं सोच रहा हूँ कि उस दिन नंदनी ने मुझसे ही क्यों नोटबुक देने को कहा था। हॉस्टल में उसकी कई सहेलियाँ थीं और फिर क्लास में भी तो कई और लड़के थे। उस समय मेरे मन में यह सवाल नहीं उठा था, यह स्वाभाविक ही था। क्या मानवीय संबंधों में भी तर्कशास्त्र काम देता है? मेरे विचार में अगर यह फर्क न होता तो शायद इंसान और लोहे या लकड़ी में भी कोई फर्क न होता। मेज पर कुछ रखने की आवाज़ आई। मेरे सामने दीपा खड़ी थी। उसने एक ट्रे में पानी का ग्लास और कुछ बिस्किट लाकर मेज पर रख दिए थे। वह मेरे सामने स्टूल पर बैठ गई और मेरी ओर देखने लगी। मुझे लगा जैसे धर्मराज मेरे आंतरिक जीवन को देख पढ़कर अपनी बही में कुछ लिख रहा हो। मनुष्य को अपना आंतरिक जीवन प्रकट करने में कितना भय लगता है। यह वही दीपा थी जिसके सामने नंदनी और मैंने समुद्र तट पर रेत के किले बनाए थे, जिसके चारों ओर दौड़कर हमने एक दूसरे को पकड़ने की कोशिशें की थी, परंतु तब की दीपा और थी और आज की दीपा। इंसान कैसे अपने आप सब कुछ सीख जाता है। यह दीपा अब एक ही नज़र में मेरे दिल के सभी राज जान सकती है। दीपा ने शायद मेरी कठिनाई को भांप लिया था और वह कोई बहाना बनाकर अपने कमरे में चली गई। नंदनी भी उस समय कमरे में आई, लेकिन आते ही उसे कुछ याद आया और उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ। परंतु उस एक क्षण में मैंने नई नंदनी को देख लिया था। वह सिल्क की साड़ी पहने थी, उसने बालों को संवारा था, उसके गले में सोने की माला थी और उसकी मांग में सिंदूर था। उसने शायद जानबूझकर ज़्यादा सिंदूर डाला था। उसकी आंखों में क्या था मैं जान न सका। दरअसल उन आंखों को मैं देख ही नहीं पाया था। नंदनी की मांग के सिंदूर ने मेरे मन में कई यादों को उभार दिया था। मुझे हमारी आखिरी मुलाकात याद आ गई। वह मुलाकात 6-7 साल पहले दिल्ली में हुई थी। मैं उसे भुला न सका था, जैसे कुछ दिन पहले देखी हुई किसी फिल्म का दृश्य था। जाड़ों की शुरुआत के दिन थे। ऐसे दिन बहुत प्यारे लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे तन में ताजगी भर रही हो और हम उम्र में छोटे हो गए हों। मैं अपने धंधे के काम से दिल्ली गया था। वहाँ से वापस आने के 1-2 दिन पहले पता चला कि नंदनी वहीं रहती है और किसी दूतावास में काम करती है। मैंने उस दिन सुबह नंदनी से टेलीफोन पर बात की थी और शाम को गैलार्ड में मिलने का कार्यक्रम तय हुआ था। शाम को सूर्य ढलने पर मैं और सभी काम छोड़कर गैलार्ड में पहुंचा था। मैंने इधर उधर देखा था, नंदनी का कहीं पता न था। मैं नज़दीकी टेबल के आगे बैठ गया था। कितनी देर टालता रहा था, परंतु फिर मुझे कुछ चीज़ का ऑर्डर देना ही पड़ा था।
मैंने पहला कोर्स खाकर ख़त्म किया था, पर नंदिनी नहीं आई थी। मैं बार बार घड़ी में समय देख रहा था। दूसरा कोर्स भी आ गया था। उस छोटे से टेबल के आगे बैठे बैठे मैं परेशान हो उठा था। नहीं, नंदिनी जानबूझकर ऐसा नहीं कर सकती। अवश्य उसके साथ कुछ गैर मामूली हुआ होगा, पर ऐसा क्या हो सकता है? आधा घंटा गुजर चुका था, पर वह नहीं आई थी। मैंने कॉफ़ी का कप अपने होठों से लगाया था। मेरे होंठ जल गए थे। मैं कॉफ़ी में चीनी डालना ही भूल गया था। तब मैंने दरवाजे पर एक लड़की को खड़ा हुआ पाया था। वह सादा साड़ी और ऊपर एक शॉल ओढ़े थी। नीम रोशनी में उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, पर वह चारों ओर निहार रही थी। वह अवश्य नंदिनी होगी। खड़े होकर मैंने हाथ हिलाया था। हाँ, वह नंदिनी थी। अब वह आगे बढ़ी थी, टेबलों के बीच सांप की तरह सरकती हुई। उसका आकार रूप पाने लगा था। मेरा समूचा गुस्सा काफूर हो गया था और मन में आया कि दौड़कर जाकर उससे मिलूं, पर सभ्य समाज में मन की सभी उमंग तन की क्रियाओं में अनुदित नहीं हो पाती। नमस्ते, नंदिनी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा था। मुझे हंसी आ रही थी। अपनों से मिलने का यह कौन सा तरीका है? इस तरह तो परायों का स्वागत किया जाता है। परंतु नंदिनी की आवाज में कुछ ऐसा था जिससे मैं हंस न सका था, केवल बोला था, बैठो नंदिनी, आने में बड़ी देर लगा दी। नंदिनी ने बैठते हुए संक्षिप्त में उत्तर दिया था, देर हो गई। कितनी दूर से आया था वह उत्तर, जैसे अब नंदिनी की जिंदगी की गहराई में उतरने का मेरा कोई हक न था। परंतु शीघ्र ही उसने इस दूरी को पाटने की कोशिश करते हुए हंसते हुए पूछा था, तुम्हें गुस्सा तो नहीं लगा? मैं उसे पढ़ने की कोशिश करने लगा। हम 7-8 सालों के बाद मिले थे, पर मुझे उस समय लगा था कि उसके शरीर में जरा भी फर्क नहीं आया था। वह अपनी उम्र से काफ़ी छोटी लग रही थी। उस समय हमारी आंखें मिली थी और मैंने महसूस किया था कि मैं भूल रहा था वह काफ़ी बदल चुकी थी। कुछ लोगों का शरीर नहीं बदलता है, परंतु उनके भीतर तब्दीली आती है। कुछ लोग शरीर से बुजुर्ग लगते हैं, परंतु अपने भीतर वे और कुछ न सीखते हैं न ग्रहण करते हैं। नंदिनी के चेहरे की ओर देखकर मुझे लगा था कि वह जोगिन किसी तपस्या कर मेरे सामने आई थी। ऐसे लोग अपने चारों ओर एक झिनी दीवार खड़ी कर देते हैं, जिसे तोड़ने में बड़ा भय लगता है। मैंने नंदिनी से उसके संबंध में पूछना चाहा था, पर उसकी बजाय हम अपने मित्रों की यादों में खो गए थे। हमने अपने बारे में बात करने की कोशिश तक न की थी। हम बातें करने लगे थे बिछड़े हुए साथियों के विषय में, उनके विषय में जिन्होंने कॉलेज में हमारे संग रहकर सपने जोड़े थे। जो नंदिनी को मिले थे, उसने उसके संबंध में बातें की थी। जिनका मुझे पता था, मैंने उनके बारे में बताया था। वह दिल्ली में रहती थी, इसलिए उसके संबंध नए और ताज़ा थे। उसने ही अधिक बातें बताई थी। वह ज़्यादा बोलते हुए भी शांत और गंभीर थी। कभी कभी मुस्कुराती थी, छोटे छोटे कह भी लगाती थी। लेकिन कभी कभी मुझे लगता था कि वह वहाँ मेरे सामने नहीं है, उसका मन कहीं और बसा हुआ है। ऐसे किसी दूरी के भाव के अंतर्गत मैंने मेज पर नंदिनी के रखे हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा, नंदिनी, कुछ अपने संबंध में बताओ। नहीं, मेरी जिंदगी में कुछ भी बताने लायक नहीं घटा। उसकी आवाज़ में जो कंपन था, वह मुझसे छिपा न रह सका। मैंने अपना हाथ उसके हाथ पर से खींच लिया था। वह चुपचाप कॉफ़ी पीने लगी थी। अचानक ही नंदिनी बाह पर से शॉल हटाकर घड़ी में समय देखते हुए बोली थी, काफ़ी देर हो गई है, मेरा घर दूर है, मैं तुम्हें टैक्सी में छोड़ आऊँगा। उसने मेरी ओर उन्हीं खामोश निगाहों से देखा था।
वे निगाहें जैसे कह रही हूँ, पता है तुमने खूब पैसा कमाया है। फिर वह बोली थी, मैं बहुत दूर रहती हूँ, इतने पैसे खर्च करना बेकार है, और फिर तुम्हें भी तो लौटने में काफ़ी देर हो जाएगी। बसें 10 बजे तक चलती हैं। मैं हैरत में था। क्या समय ने हम दोनों के बीच इतनी दूरी पैदा कर दी थी कि मुझे नंदिनी ने अपने बारे में कुछ भी बताना ज़रूरी नहीं समझा था और न ही मेरे बारे में जानना चाहा था। आग नज़दीक होती है तो आँच देती है, परंतु इन दिलों की बातें ही अलग हैं। कोई दूर होते हुए भी पास लगता है और कोई पास होते हुए भी दूर। बहरा बिल लेकर आया था। मैंने पर्स निकाला तो नंदिनी ने मेरा हाथ रोक लिया था। नहीं सत्येन, तुम मेरे शहर आए हो। मुझे अपना बटुआ अंदर रखना पड़ा था। नंदिनी ने मेरी ओर देखा था। तुम्हें कितने बच्चे हैं? मैं चौंक उठा था। नंदिनी की आवाज़ राख जैसी बेजान थी। मैंने उसकी ओर देखा था। कितने होने चाहिए? मैंने नंदिनी का वह रूप देखा था जो कॉलेज में भी कई बार देखा था। कभी कभी वह गुस्से में होती और टकर सा जवाब दे देती थी। आज उसकी आवाज़ में गुस्से का भाव तो नहीं था, परंतु रूठने का भाव अवश्य था। मुझे क्या पता, उसने बेरुखी से कहा था। मैंने नंदिनी के चेहरे में देखा था। अभी तक मानव के सभी भावों को भिन्न भिन्न नाम नहीं मिले हैं, कम से कम मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैंने उसके चेहरे पर ऐसा कुछ देखा था जिससे मेरे दिल ने उछल कर कहा था, तुम्हारी एक क्षणिक मुस्कान के लिए मैं न जाने क्या क्या कुर्बान कर सकता हूँ। 2 हैं, एक बेटा एक बेटी। नंदिनी उठकर खड़ी हो गई थी। वह अपने बदन पर शॉल को ठीक कर रही थी। उसने मेरा उत्तर सुना था या नहीं, उसके चेहरे से कुछ भी जाहिर न था। हॉल में मंद रोशनी, लोगों की फुसफुसाहट और प्लेटों में छुरियों कांटों की टकराहट, सिगरेटों का धुआं और कभी कभी नकली कहकहों की आवाज़, उस सब के बीच में से 2 परछाई की तरह निकल रहे थे। नंदिनी आगे आगे, मैं पीछे पीछे। बाहर लोगों की भीड़ थी, कोलाहल था। एक और एक सिनेमा घर था जिसके जगमग जगमग साइन बोर्ड रास्ते को सजीव बना रहे थे। दुकानें बंद हो गई थी, पर उनके सामने खोमचे वालों का शोर था। कई लड़कियां लड़के अपने भटकते मन और जलते बदन लिए इधर उधर घूम रहे थे। हवा में ठंडक थी जो अच्छी लगती थी। उधर नहीं, नंदिनी की झीनी आवाज़ आई थी। मैं जिस ओर मुड़ा था, नंदिनी ने उसकी दूसरी ओर इशारा किया था। मैंने आगे बढ़कर उसके ऊपर उठे हुए हाथ को पकड़ लिया था। उसने अपना हाथ मेरा हाथ रोकने के लिए बढ़ाया था, शायद रास्ता दिखाने के लिए। हम चुपचाप चले जा रहे थे। सामने ही फूलों की दुकान थी। आगे शोकेस में बड़े सुंदर पीले फूल रखे थे। मुझे पता था नंदिनी को पीले फूल पसंद हैं। एक क्षण के लिए किसी ने मेरे मन में कहा था, पीले फूल का एक गुच्छा लेकर नंदिनी को भेंट करूं। मैंने उसकी ओर देखा था। कभी कभी किसी की चुप्पी तोड़ने में बड़ा संकोच होता है। ऐसा लगता है जैसे किसी पवित्र स्थान पर अपवित्र काम कर रहे हों। मुझे भी उस रात ऐसा ही कुछ महसूस हुआ था। हम आसपास के शोर को चुपचाप चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। चौराहे पर पीली ट्रैफिक बत्ती जल बुझ रही थी। इधर, नंदिनी की आवाज़ आई थी। हमारे हाथ अलग हो गए थे। अब वहाँ रेस्तरां नहीं थे, दुकानें थीं जो बंद थीं। रास्ते पर बहुत रोशनी न थी, बहुत लोग भी न थे। रास्ते की बत्तियाँ भी दूर दूर थीं। अंधेरा बढ़ने लगा था। अपने कदमों की आहट हम खुद सुन रहे थे। ऐसा लगता था कोई दूर से हमारी ओर बढ़ता आ रहा है, परंतु उसकी आहट नज़दीक नहीं, दूर होती जा रही है। एकाएक नंदिनी ने आकाश की ओर निहारा था।
और वह रुक गई थी। मैं ज़रा आगे बढ़ गया था। पीछे लौट आना पड़ा था। मैंने देखा था बिजली के जिस खंभे के पास नंदिनी खड़ी थी उस पर बस स्टॉप का बोर्ड लगा था। खामोशी ने हमारे चारों ओर अजीब सा घेरा डाल रखा था। हमें गिलाड से बाहर निकले अभी 10 मिनट भी नहीं हुए थे, परंतु ऐसा लग रहा था जैसे कोई 1 घंटा बीत गया हो। अंधेरे और खामोशी ने मिलकर मेरे ऊपर जैसे एक बोझ सा डाल दिया था, जो उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ असह्य होता जा रहा था। मैंने अजीब सी आवाज में बुलाया था, नंदिनी। नंदिनी चौंक पड़ी थी। वह शायद किन्हीं विचारों में खोई थी और अचानक ही उसके विचारों का सिलसिला टूट गया था। वह सरक कर मेरे पास आई थी। उसने मेरी ओर देखकर कहा था, कहो। बस स्टॉप पर आ रही बस की रोशनी नंदिनी के चेहरे पर पड़ी थी। मुझे वह चेहरा कितना ना रूखा और पीला लगा था, जैसे वह पतझड़ की एक पेड़ थी। बस घड़घड़ाती हुई आकर बस स्टॉप पर रुकी थी। नंदिनी आगे बढ़ी थी, बोली थी, मेरी बस। मैंने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा था, दूसरी बस में जाना। उसने पहले मेरी ओर देखा था, फिर बस की ओर। वह 2 कदम लौट आई थी। कंडक्टर ने घंटी बजाई और बस चली गई थी। हम दोनों एक दूसरे के पास खड़े थे, एक दूसरे की ओर देख रहे थे। आखिर नंदिनी ही बोली थी, चलो चलकर सामने दीवार पर बैठे। एक कंपाउंड की पुरानी यहाँ वहाँ से टूटी हुई दीवार थी। हम वहाँ जाकर बैठ गए थे। नंदिनी ने कहा था, जरा पास आओ, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, तुम सुनोगे? आखिर ऐसा कौन सा कारण था जिसके कारण नंदिनी 6 वर्षों बाद होने वाली मुलाकात में भी देर से पहुंची थी? और ऐसी क्या बात थी जो नंदिनी सत्येन को बताना चाहती थी? जानने के लिए जुड़े रहें मुझसे। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय भारत।